गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, इस लेख से संबंधित या हमसे संबंधित किसी प्रकार का कुछ भी ओपिनियन, अपनी राय रखनी हो तो ज़रूर रखें। और तमाम तरह के मैसेज जो आप लोगों के माध्यम से किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ता हूँ, उसके बाद विचार विमर्श करता हूँ। और प्रीति दास, रूपम कुमारी जी, राजीव गिरी, नागर एकेडमी, थैंक्स लॉट। जिस तरह से आप अपने विचार रखते हैं उसके लिए मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। अब आगे चलते हैं दोस्तों उन वाक्यों की तरफ जिन्हें आप मोटिवेशनल सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पर लिखा है, शांति से ही समृद्धि का द्वार खुलता है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए शांति जो होता है ना, जो शांति शब्द है, शांति का मतलब ये होगा कि अपने विचारों को, जो आपकी एक्टिविटीज़ है उसे थोड़ा सा पेशेंस में रखिए, शांत में रखिए। अन्यथा छोटी छोटी बातें दोस्तों कब बड़ी हो जाती हैं और समृद्धि का द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाता है। किसी चीज़ को पाना है ना, तो नए लोग कहते हैं कि चोरी छुपे। जब पूरी दुनिया जाग रही हो तो आप सोइए, जब पूरी दुनिया सो रही है तो आप जागिए। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको रखनी पड़ेगी। किसी से चिल्ला के कहना नहीं है कि अब मैं ये बन जाऊँगा, वो कर दूँगा। आप पहले करिए उस पर। जब तक आप, जो भी आपकी पॉलिसी है, जो भी स्ट्रैटेजी है, जब तक आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उस पर एक्शन नहीं लेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए दूसरों को अपने जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रैटेजी है, उसे कभी मत शेयर करिए जब तक आप उस पर एक्शन या इम्प्लीमेंट मत करिए। अन्यथा दोस्तों हो सकता है आपकी नीतियाँ वहीं की वहीं रहे, कोई दूसरा व्यक्ति उसे इम्प्लीमेंट कर दें। ठीक है, तो यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो शांति तरीके से आप करें। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा, सतह पर उभर आया दृश्य भारत, और इसे लिखा आरपीएन सिंह जी ने। और आरपीएन क्या है देखते हैं। आरपीएन है लेखक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। तो आज जो होने वाला है दोस्तों, आप सीधे सीधे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो भी आज हम यहाँ पर आज बात करेंगे या देखेंगे, तमाम तरह की समस्याएं उभर कर सामने आएंगी भारत जैसे देश के सामने, जो कोविड-19 की वजह से जो समस्याएं हुई हैं। क्या हो गया? तो चलते हैं आगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, जूम कर देते हैं। हम एक अप्रत्याशित दौर से दो चार हैं। यह पूरी दुनिया के लिए ऐसा संकट है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इससे निपटने के लिए सरकार ने जब लॉकडाउन किया तो हमने उसका इसी आधार पर समर्थन किया कि इस संकट का मिलकर सामना करने की दरकार है। हालांकि सरकार राहत देने के मामले में सभी भारतीयों को एक दृष्टि से देखने में नाकाम रही। तो देख सकते हैं यहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति की गई है। ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं। मैं आपको बताऊं, यदि उत्तर प्रदेश में सपा सरकार पूरी तरह से ध्वस्त हुई तो उसके पीछे इम्पीचमेंट ही थी। और तमाम लेखों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वहाँ पर उनके ऊपर आरोप लगाया गया था, अखिलेश जी के ऊपर, कि आप जो है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति किए हैं। आप यादवों या मुसलमानों के लिए स्पेशली आपने जो प्रिविलेज दिया है, जो रिलैक्सेशन दिया है, वो आपने बढ़ चढ़ कर लिया है। पर ऐसा क्या था दोस्तों? आप अपने, चलिए एक सवाल रख देता हूँ आपके लिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव ने काम किया था, उस काम से आप लोग संतुष्ट थे या नहीं थे? यदि आपको पता होगा तो उनके कार्यों को ज़रूर गिनाइएगा, कोशिश करिएगा चीज़ें प्रभावशाली हों और मतलब किसी के, मतलब आपके विचारों की वजह से किसी को दुख ना पहुँचे, कोशिश करिएगा। उसने विदेश में बसे भारतीयों को बुलाने के लिए तो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, पर अपने ही देश में प्रवासी श्रमिकों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। हालांकि विदेश से भारतीयों को बुलाना किसी भी लिहाज से गलत नहीं, परंतु सरकार को उन गरीबों का भी तो ख्याल रखना चाहिए था जिनकी ज़िंदगी को बाहर से आई बीमारी ने रातों रात तबाह कर दिया। अब एक चीज़ आप थोड़ा सा गौर करिएगा, आत्ममंथन करिए। जो व्यक्ति विदेश में बसा हुआ है उसके पास तमाम तरह के संसाधन मौजूद होंगे, और हो सकता है, क्या ये हकीकत है, जिस तरह से हमारे देश में प्रवासी मजदूरों, खासकर जो लोग सूरत, मुंबई, दिल्ली या अन्य राज्यों के शहरों में रहते हैं रोजी रोटी के लिए, उनकी स्थिति से बहुत
बहुत अच्छी स्थिति होगी जो विदेशों में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता हमें उनकी होनी चाहिए जो व्यक्ति आपके सामने डूब रहा है। न उसे हमें बचाने की ज़रूरत है जो अभी डूबा ही नहीं, बस हम कल्पना कर रहे हैं कि ये डूब सकता है और हम पहले उसे उस जगह से, उस स्थान से सुरक्षित निकाल लिए कि नहीं हो सकता है कोई ऐसी आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, ये व्यक्ति डूब सकता है। पर दोस्तों हम लोगों ने किस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों को बचाना छोड़ दिया जो ऑलरेडी डूब रहे हैं, जैसे प्रवासी मजदूर हैं। अब जब मैं प्रवासी मजदूरों की बात करता हूँ तो दोस्तों मैं पार्टी, संस्था, देश से ऊपर उठ के बात करता हूँ, क्योंकि उन लोगों के साथ जो इम्पीचमेंट किया गया, चाहे राज्य सरकारों के द्वारा चाहे केंद्र सरकार के द्वारा जो लापरवाही बरती गई है, वो काफ़ी शर्मनाक है। और उस चीज़ को आप महसूस तब कर सकते हैं जब आपका कोई परिवार का उस तरह आने के लिए मजबूर हुआ हो। पता है आपको श्रमिक स्पेशल ट्रेनिंग क्यों चलाई गई? जब देखा गया कि एक व्यापक स्तर पर जो प्रवासी मजदूर भाग रहे हैं पैदल, कोई साइकिल से, कोई खेतों से जा रहा है, तब ये बात संज्ञान में लिया केंद्र सरकार ने राज्यों के परामर्श से। उसके बाद उसने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाया। तो ठीक है सारी चीज़ें, पर हमें सबसे बड़ी बात यह है ना, कोई भी आपदा आती है सबसे पहला जो उस आपदा का शिकार होता है, मौत के मुंह में जो सबसे पहले जाता है वो गरीब होता है, मजदूर होता है, किसान होता है। तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए उन्हें सबसे पहले सुरक्षित करने की। मेरा ताल्लुक पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले के उस पडरौना से है जिसे दिल्ली के नीति नियंत्रक शायद नक्शे में ढूंढ भी ना सके। यहाँ से हर साल हज़ारों की तादाद में शहरों की ओर पलायन होता है। लॉकडाउन के कुछ ही दिनों के भीतर विभिन्न राज्यों में बसे मेरे ज़िले के लोगों की सूचनाएं मिलने लगी। मैंने तुरंत अपनी टीम के साथ एक इमरजेंसी हेल्पलाइन शुरू की। यह नंबर सार्वजनिक होते ही कॉल्स की झड़ी लग गई। हालत कितने ख़राब थे इसका अंदाज़ा इससे लगा कि उन सभी की एक साझा मांग यही थी कि किसी तरह, जूम कर देता हूँ, किसी तरह उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए। यकायक फैक्ट्रियाँ बंद होने से उनकी जमा राशि खत्म हो गई थी। एक कॉल मध्य उत्तर प्रदेश से आई जहाँ खाने पीने का इंतजाम करने के लिए युवाओं की एक टोली को अपने 3 मोबाइल फ़ोन बेचने पड़े। कुछ घटनाओं कुछ इस तरह से इस महोदय ने डाला है, मे बी इट्स ट्रू, पर वो बातें यहाँ पे करना ज़्यादा आवश्यक होंगी जो बातें सार्वजनिक हैं और जिस घटना से हम सारे लोग परिचित हैं। तो मैं बता दूं, अब व्यवस्थाएं तो जन्म ली थी, पर दोस्तों मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उठाने से अच्छा है, फेंकने से अच्छा है कि आप लोग भी अपना सहयोग दें। आपके पास भी बहुत पावर है, आप वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और इस समय भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी किसी पार्टी से, किसी संगठन से, किसी राजनीतिक संगठन से नहीं जुड़ा, फिर भी वो किस प्रकार से, जो फिल्मों में एज अ विलेन काम करता था पर रियल लाइफ में किस प्रकार से पूरी दुनिया में छा गया है। वो अपने पैसों से किस तरह से प्रवासी मजदूरों को अपने अपने गंतव्य तक पहुंचा रहा है। उसने कहा भी यदि कोई एक व्यक्ति भी कहीं भी फंसा हुआ है तो भी मैं उसे सुरक्षित उसके घर भेजूंगा। ये होना चाहिए इंसानियत का, ठीक है, इंसानियत का जो पार्ट है, ठीक है, जो मिसाल है। ये व्यक्ति ऐसा है कि आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुकात रखते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, इस तरह का वो भेदभाव नहीं कर रहा है। बस वो ये देख रहा है कि सामने वाला व्यक्ति पीड़ित है। और हमारे देश में तो इस तरह की राजनीतियाँ भी हो रही हैं कुछ जगहों पे, कुछ क्षेत्र विशेष पे, कि जाति धर्म देखकर की जा रही हैं। पर दोस्तों वास्तव में मैं बता रहा हूँ, ऐसे तमाम तरह के MP MLA हैं हमारे भारत जैसे देश में जिन्हें तमाम तरह के अधिकार जिम्मेदारियाँ दी गई थी। मैं पूछना चाहता हूँ, बात BJP की है क्योंकि आप रूलिंग पार्टी में, तो सवाल मैं आप ही से पूछूंगा। आपके धर्मेंद्र थे, हेमा मालिनी थी, रवि किशन जी थे, ऐसे तमाम तरह के लोग हैं जिनको जनता ने चुना अपने भलाई के लिए, पर आज वो गायब हैं पूरी तरह से। सोचिए, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी गायब हैं, अब पर जिन लोगों का कोई मतलब नहीं था राजनीति से, उन लोगों ने किस प्रकार से चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया। तो एक तरह से सोनू सूद जी के माध्यम से हमें ये चीज़ सीखना चाहिए कि किसी व्यक्ति को मानवता की सेवा करने के लिए किसी पद प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितनी क्षमता, उतनी क्षमता से अगर श्रद्धा भाव से यदि आप सामने वाले
का मदद करते हैं, सहयोग करते हैं तो दुनिया आपको जानेगी। और मैं आज कह सकता हूँ मेरा रियल हीरो वही है, सोनू सूद है। घर से बाहर रहने वालों के लिए मोबाइल फ़ोन ही परिवार से जुड़ने का एकमात्र ज़रिया होता है। समझिए कि कितना मजबूर होकर उन्होंने यह कदम उठाया होगा। उनमें से किसी के पास फ़ोन बचा हुआ था जिससे उन्होंने हमसे संपर्क किया। हम उन तक तो पहुंच गए, लेकिन न मालूम कितने लोग ऐसी स्थितियों में ही फंसे होंगे। चलिए सर, आपने जो सराहनीय कदम उठाया है एक प्रवासी मजदूर के लिए, एक मजलूम व्यक्ति के लिए, उसके आप बधाई के पात्र हैं। और आप लोगों की मदद से, जिस तरह से आपने लिखा है, उनसे अन्य कांग्रेसी, बीजेपी, जितने भी राजनीतिक पार्टियां, जितनी भी संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य है कि हम देश की जनता का हेल्प करेंगे किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी स्थितियों में हो, तो आप लोगों की मदद से लोगों को सीखना चाहिए। जम्मू कश्मीर, असम, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक और दिल्ली जैसे राज्यों में फंसे लोगों ने हमसे संपर्क साधा। कांग्रेस की राज्य इकाइयों ने हेल्पलाइन शुरू की, लेकिन मुश्किल इससे बढ़ी कि अधिकांश प्रवासी श्रमिक रेड जोन में फंसे हुए थे। असल में यह शहरी इलाके आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी हैं। सूरत के उद्यमों ने बाहरी मजदूरों को बड़ा आसरा दिया, लेकिन संकट के इस दौर में वे भी आसरा नहीं दे सके। कांग्रेस पार्टी और शीर्ष नेताओं ने सरकार को चेताया कि यह एक बहुत बड़ी मानवीय आपदा बनती जा रही है, लेकिन इसे विपक्षी आलोचना बताकर खारिज कर दिया गया। आज यही कड़वी हकीकत हमारे सामने है कि जब लोगों को सरकार की सबसे अधिक ज़रूरत थी तो वह उन लोगों की मदद में नाकाम रही। इससे हमारे सिर शर्म से झुक गए। जो हालात बने उनका एक कारण उस मानसिकता में छिपा है जिसमें हमने राष्ट्र निर्माण के अहम शिल्पियों के साथ बहरियों जैसा बर्ताव किया। बड़ी बड़ी घोषणाएं करने वालों, जटिल आदेश जारी करने वाली नौकरशाही और शहरी भारत के लिए वे अदृश्य रहे। मजबूरन उन्हें उन सड़कों पर उतरना पड़ा जो उनके खून पसीने की मेहनत से ही बनी थी। चुनाव प्रचार के दौरान अक्सर मैं उन स्थानों पर गया जहां मेरे गृह राज्य के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। उन सभी का दुखड़ा एक समान था कि उन्हें वहां बाहरी माना जाता है। उन्हें इस बात की टीस सालती है कि मेट्रो और गगनचुंबी इमारतें बनाने में योगदान देने वाले ये लोग नारकीय जीवन जीने को अभी सख्त हैं। 8-10 लोगों का परिवार दड़बों में रहने को मजबूर है। दड़बों का मतलब चूँकि उनके दस्तावेज स्थानीय पते के नहीं होते हैं तो वे तमाम सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित रह जाते हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं देश में। और सब लोग जब कोई व्यक्ति चुनाव के लिए उठता है किसी क्षेत्र से, तो पहली जो उसकी प्राथमिकता होती है, जो संबोधन में वो कहता है कि भैया हमारी जो प्राथमिकता है, मैं गरीब, शोषित, उत्पीड़ित, पीड़ित, मजदूर, इनके लिए मेरी पहली प्राथमिकता होगी। इनको मतलब जो आधुनिक सामाजिक है उससे जोड़ना, उनके गाँवों में तमाम तरह के संसाधन, पेयजल, बारहमासी सड़कों का निर्माण, तमाम तरह की योजनाओं का लाभ उन्हें सीधे उनके घर पर पहुंचाया जाएगा। पर देख सकते हैं आप, यही नेता जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो कोई देखने तक नहीं जाता कि हमारे जो क्षेत्र विशेष की आवाम क्या कर रही है, जनता क्या कर रही है, किन समस्या से संकट में है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं यही सवाल उठाना चाहता हूँ कि आखिर अपनी सीमाओं के भीतर ही कोई भारतीय बाहरी कैसे हो सकता है। इस सवाल के जवाब की तलाश के लिए हमें तत्काल रूप से 3 बिंदुओं पर गौर करना होगा। ये सुझाव मैं विपक्षी नेता के रूप में नहीं बल्कि एक चिंतित भारतीय के रूप में दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं भी बोल दूँ, ये सवाल बहुत बड़ा है। कहने को तो भारत एक ही देश है, फिर जिस तरह से राज्यों ने अपने अपने लोगों को पहली वरीयता, पहली प्राथमिकता दी है, उससे कहीं न कहीं पता चलता है कि जो राज्य हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे से पक्षपात कर रहे हैं। सबसे पहली प्राथमिकता अपने लोगों को, अपने राज्यों में बसे लोगों को दे रहे हैं। और इस वजह से दोस्तों कहीं न कहीं ये जो भारत जैसा इतना बड़ा विस्तृत भूभाग है उसमें भी विषमताएं इस आधार पर पाई जा रही हैं। जैसे लग रहा है कि हम अलग अलग देश हों जिस तरह से चीज़ें की जा रही हैं। सबसे पहले तो अपने राज्यों से बाहर रहने वालों के आंकड़े तैयार किए जाएं, चूँकि इनमें से अधिकांश असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं।
तो उनके दर्ज को लेकर स्पष्टता नहीं है। ऐसे में किसी राष्ट्रीय आपदा के वक्त यह अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि आखिर कितने लोगों को मदद की दरकार है। दूसरा सुझाव यह कि सरकार एक राशन कार्ड योजना के दायरे को और बढ़ाए। दूसरे राज्यों में रहने वाले श्रमिकों को भी स्थानीय स्तर पर सभी सरकारी सेवाओं का लाभ दिया जाना चाहिए। उन्हें स्थानीय प्रवास की जगह पर मताधिकार की भी अनुमति मिले ताकि उन्हें वहाँ राजनीतिक महत्ता मिल सके। तीसरा सुझाव यह है कि श्रम सुधारों की आड़ में श्रमिकों के शोषण की बुनियाद न रखी जाए, क्योंकि उनके पास संरक्षण के लिए पहले ही कोई मजबूत आधार नहीं है। अब हमें इन श्रमिकों के लिए एक समान सामाजिक सुरक्षा योजना तैयार करनी चाहिए। सटीक आंकड़ों के साथ उसे परवान चढ़ाया जाए। हम इस सच्चाई से मुंह नहीं फेर सकते हैं कि असल आंकड़े उपलब्ध नहीं है और यही कारण कि राहत के लिए जो भी सरकारी घोषणाएं की गई वह अपर्याप्त साबित हुई हैं। अपनी जान खतरे में डालकर गरीब मजदूर जिस तरह पलायन कर रहे हैं, उसका एक हासिल यही है कि शहरी भारत को आखिरकार यह मालूम पड़ा कि उनके साथी नागरिक किस दशा में रह रहे हैं। इसका वास्तविक असर तो उन्हें इस एहसास के साथ महसूस होगा कि हमारे शहरों को चमकाने में इन असहाय मेहनतकश लोगों का कितना बड़ा योगदान रहा। आपको पता है, मुंबई हो, दिल्ली हो, ऐसे तमाम शहरों को मैं गिना सकता हूँ जहाँ पर गगनचुंबी इमारत हैं, कंपनियाँ हैं, तमाम तरह के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हैं, रोड है, मॉल है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, उसे जानते हैं किसने बनाया है? उसे जिस मेहनत, जिस ऊर्जा की आवश्यकता थी, वही गरीब, वही मजदूर था, वही प्रवासी मजदूर था। पर आज उन्हीं जगहों से, उन्हीं लोगों के द्वारा जिस तरह से उसे उपेक्षा का शिकार होना पड़ा, जिस तरह से उसे अपमानित होना पड़ा है, वो हमारे देश को कहीं ना कहीं झकझोर देता है। औरैया ट्रक हादसे में मारे गए 19 वर्षीय अर्जुन चौहान के पिता ने मुझे बताया था कि ज़िंदगी संवारने के लिए कुछ पैसे कमाने के मकसद से उनके बेटे ने इतनी छोटी उम्र में पहली बार घर छोड़ा और अब उसका शव वापस आ रहा है। क्या यह मौत कोरोना की भेंट चढ़ेगी या राज्य की निर्दया में गिनी जाएगी, या मात्र एक आंकड़ा मानकर भुला दी जाएगी? वक्त आ गया कि हम अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करें, तभी महात्मा गांधी के सपनों को भी साकार कर सकेंगे। तो इस लेख को पढ़ने के बाद मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। चाहे आप चाहे लड़की हो या लड़का हो, ठीक है, मतलब मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में आते हों, सबसे पहली प्राथमिकता रखिएगा, आप डू नॉट बिलीव एनीवन। अपने परिवार को छोड़कर किसी के ऊपर आप विश्वास मत करिएगा। ये जो राजनेता है, जिस तरह से चटुकारिता की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से प्रलोभन दे रहे हैं, आपको उस छलावे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सवाल करिए, लोगों से सवाल पूछिए। जैसे एक किसान की खेती होती है ना, वैसे ये जो बड़े बड़े राजनेता हैं उनकी भी वो खेती है, उसी से वो सींच रहे हैं, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं, यहाँ का ना शिक्षा दे रहे हैं, ना यहाँ का कुछ दे रहे हैं, पूरी तरह से आधुनिकता की तरफ ले जा रहे हैं और हमें वहीं तक सीमित कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब तक आप इन संस्थाओं, सरकारी जो संस्थाएं हैं जो हमारे लिए बनाई गई हैं, जब तक आप उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक तमाम तरह की जो गड़बड़ियाँ की जा रही हैं योजनाओं में, परियोजनाओं में, तमाम तरह के जो चीज़ों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसके बारे में जब तक आप पूछेंगे नहीं, सवाल नहीं करेंगे, तब तक आपकी कम्युनिटी, आपके जाति के लोग इसी तरह शोषित होते रहेंगे और आपका क्षेत्र विक्षेत्र भी, जो क्षेत्र विशेष है, इसी तरह से उपेक्षा का शिकार हुआ रहेगा। ना कोई डेवलपमेंट होगा, ना कुछ होगा। इसीलिए डरिए मत, तुरंत मोबाइल निकालिए, वीडियो बनाइए और बताइए, सब सोशल नेटवर्क, ट्विटर पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, टिकटॉक पे डालिए कि भैया ये देखिए हमारे गांव की सड़क है, पिछले 6 साल 5 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं है और लोग कहते हैं कितना पैसा जाता है ग्राम सभा प्रधान के अकाउंट में। और वो छोड़िए, नाली की व्यवस्था नहीं, नाले का वीडियो बनाइए, देखिए किस तरह से नाला खराब है, सफाई नहीं हो रही, सुरक्षाकर्मी क्या कर, सबके बारे में डालिए, किसी को मत छोड़िए। एक दिन आप, बता रहा हूँ, आप सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो जाएंगे। जो देखिए आवाज़ उठाएगा ना, वही आगे जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।